सर्द हवाएं चल रही थी, लेकिन रेयांस के ऑफिस का माहौल उससे भी ज्यादा ठंडा था। एसी 16 डिग्री पर था। फिर भी काव्या के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसके सामने एक विशाल महोगनी की मेज के पीछे बैठा था रेयांस मल्होत्रा। एक ऐसा आदमी जिसके नाम से शहर के बड़े बड़े कारोबारी कांपते थे और जिसकी आंखों में जमी बर्फ किसी को भी जमने पर मजबूर कर दे। काव्या ने गहरी सांस ली, अपनी मुट्ठियां भींची और अपनी आवाज को जितना हो सके स्थिर रखते हुए कहा, मुझे आपसे शादी करनी है और मैं आपसे शादी करके रहूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रेयांस ने अपनी फाइल से नजरें हटाई। उसकी गहरी भूरी आंखें काव्या के चेहरे पर टिक गई। वह धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और मेज का सहारा लेकर काव्या की ओर झुका। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान उभरी। तुम्हारी उम्र क्या है काव्या? 18 साल। रेयांस की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक चुभन थी। अभी तुमने दुनिया देखी नहीं है और तुम मौत का सौदा करने यहाँ आ गई हो। काव्या की धड़कनें तेज थी। उसने रेयांस की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा फैसला आखिरी है। रेयांस अचानक मेज के पीछे से निकलकर काव्या के बिल्कुल करीब आ गया। काव्या का दम घुटने लगा। रेयांस की लंबाई और उसकी पर्सनालिटी का दबाव उसे पीछे हटने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन पर जम चुके थे। रेयांस ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी बड़ी बहन समीक्षा याद है ना? वह 24 साल की थी। मुझसे ज्यादा उम्र की लड़कियां उसके जैसी हिम्मत नहीं रखती थी, लेकिन वह भी मेरा पागलपन नहीं झेल पाई। हमारी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। हनीमून की पहली ही रात को उसने दम तोड़ दिया। तुम तो अभी एक नाजुक कली हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे झेल पाओगी? काव्या का शरीर कांप उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे वह दिन याद आया जब उसकी बहन की डोली उठी थी और कुछ ही दिनों बाद उसकी अर्थी घर आई थी। रेयांस को दुनिया एक हैवान मानती थी, एक ऐसा पति जिसकी बेरहमी ने उसकी पत्नी की जान ले ली। रेयांस ने अपनी पहली उंगली काव्या के कांपते होठों पर रखी। अपनी जान पर रहम खाओ छोटी लड़की। मेरे करीब आना मतलब जलती हुई आग में कूदना है। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है? काव्या ने अपनी आंखें खोली। आंखों में डर तो था, पर जिद उससे भी बड़ी थी। उसने कांपती आवाज में मगर दृढ़ता से कहा, मैं जलने को तैयार हूँ। बस आप ये बताइए, आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं? रेयांस की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे उसे कोई नया शिकार मिल गया हो। उसने पीछे हटते हुए ठहाका लगाया, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। ठीक है काव्या, अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। जाओ, अपने घर वालों को मनाओ। अगर वो एक और बेटी को कुएं में धकेलने को तैयार हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। काव्या बिना कुछ कहे मुड़ी और तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही उसकी रुलाई फूटने को थी, लेकिन उसने खुद को रोका। वह जानती थी कि यह सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि एक खतरनाक खेल की शुरुआत है। ऑफिस से बाहर निकलते ही काव्या के कदम डगमगा रहे थे। बाहर का तापमान 40 डिग्री था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वह बर्फ की किसी सिल्ली को छू कर आई हो। रेयांस की बातें उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। हनीमून की पहली ही रात को उसने दम तोड़ दिया। तुम मुझे नहीं झेल पाओगी। काव्या ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखों के कोनों में आए आंसुओं को पोंछ दिया। उसे पता था कि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। उसे अपने माता पिता के सामने उस इंसान का नाम लेना था जिससे वे दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते थे। जब काव्या घर पहुंची तो घर में सन्नाटा पसरा था। उसकी माँ सोफे पर बैठी समीक्षा की तस्वीर को टकटकी लगाए देख रही थी। पिता खिड़की के पास खड़े शून्य में ताक रहे थे।
समीक्षा की मौत ने इस घर की खुशियां छीन ली थी। काव्या ने हिम्मत जुटाई और हॉल के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाई। पापा, माँ, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसके पिता मुड़े और बड़े प्यार से बोले, हाँ बेटा, बोलो। कॉलेज की फीस के लिए पैसे चाहिए? काव्या ने अपनी मुट्ठियां भींची और अपनी गर्दन झुकाकर कहा, मुझे रेयांश मल्होत्रा से शादी करनी है। यह सुनते ही जैसे कमरे की हवा थम गई। उसकी माँ के हाथ से समीक्षा की फोटो फ्रेम छूटकर फर्श पर गिरी और कांच के टुकड़े बिखर गए। उसके पिता के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। कुछ पलों के सन्नाटे के बाद उसके पिता दहाड़े, क्या कहा तुमने? किसका नाम लिया? काव्या ने सिर उठाकर फिर से वही दोहराया, रेयांश मल्होत्रा। मैं उनकी पत्नी बनना चाहती हूँ। उसके पिता तेजी से उसकी ओर आए और काव्या का कंधा पकड़कर झकझोरने लगे। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि उस दरिंदे ने तुम्हारी बहन के साथ क्या किया? समीक्षा की लाश जब इस घर से उठी थी तो उसके शरीर पर जो निशान थे, क्या वो भूल गई हो तुम? वह इंसान नहीं, राक्षस है काव्या। काव्या की माँ रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। नहीं काव्या, ऐसा मत कहो। एक बेटी खोकर मैं जिंदा लाश बन गई हूँ। दूसरी को अपनी आंखों के सामने जलते हुए नहीं देख सकती। वह तुम्हें मार डालेगा बेटा। वह बहुत बेरहम है। काव्या का दिल अपने माता पिता की हालत देखकर फट रहा था, लेकिन उसके मन में एक ऐसा सच था जिसे वह किसी को बता नहीं सकती थी। उसने रोते हुए कहा, पापा, आप जो भी समझे, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ रेयांश से, वरना मैं कभी शादी नहीं करूंगी। उसके पिता ने गुस्से में अपना हाथ उठाया, लेकिन फिर काव्या की मासूमियत देखकर रुक गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तो जाओ, चली जाओ इस घर से। अगर तुम्हें उस कातिल के साथ ही रहना है तो आज से हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। काव्या के लिए यह असहनीय था, लेकिन उसने अपने बैग से फोन निकाला और रेयांश का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से भारी और ठंडी आवाज आई, हेलो। काव्या ने अपने पिता की आंखों में देखते हुए कहा, रेयांश, मेरे घर वाले मान गए हैं। आप कल सुबह रिश्ता लेकर आ सकते हैं। फोन के उस पार रेयांश एक पल के लिए खामोश हुआ। फिर उसकी एक गहरी और रहस्यमयी हंसी सुनाई दी। दिलचस्प है काव्या, अपनी बर्बादी का बुलावा तुमने खुद दिया है। कल सुबह ठीक 10 बजे मैं तुम्हारे दरवाजे पर होऊंगा। फोन कट गया। काव्या के पिता गुस्से में अपने कमरे में चले गए और माँ जमीन पर बैठकर बिलखती रही। पूरा घर बिखर चुका था। काव्या अपनी बहन की टूटी हुई फोटो फ्रेम के पास बैठी और कांच का एक टुकड़ा हाथ में लेकर खुद से बुदबुदाई, दीदी, मुझे पता है कि सब आपको बेकसूर और रेयांश को गुनहगार मानते हैं, लेकिन उस रात की सच्चाई मुझे ढूंढनी ही होगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। उधर रेयांश अपने कमरे में शराब का गिलास हाथ में लिए काव्या की तस्वीर देख रहा था। उसने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, स्वागत है काव्या मल्होत्रा। नर्क के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। अगली सुबह का सूरज काव्या के घर की दीवारों पर एक अजीब सी खामोश दस्तक लेकर आई। घर के बाहर सन्नाटा, लेकिन गली के मोड़ पर काली चमचमाती महंगी गाड़ियों का एक लंबा काफिला रुकते ही हलचल मच गई। पड़ोसियों ने अपनी खिड़कियों से झांकना शुरू कर दिया। सबको पता था कि ये गाड़ियां किसकी है। शहर का सबसे रसूखदार और बदनाम आदमी रेयांश मल्होत्रा आया था। काव्या अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। रेयांश अपनी कार से बाहर निकला। काले चश्मे और गहरे नीले रंग के सूट में वह किसी ग्रीक देवता जैसा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसके चारों ओर एक ऐसी ठंडी हवा थी जो किसी को भी डरा दे। काव्या के पिता लिविंग रूम में पत्थर की मूरत बने बैठे थे। माँ ने रसोई में खुद को बंद कर लिया था। जब दरवाजे की घंटी बजी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मौत का फरमान सुनाया हो। काव्या ने खुद जाकर दरवाजा खोला। रेयांश सामने खड़ा था।
उसने अपनी नजरों से काव्या को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी हिम्मत को नाप रहा हो। बिना इजाजत लिए वह अंदर दाखिल हुआ और सीधे काव्या के पिता के सामने जाकर खड़ा हो गया। नमस्ते ससुर जी। रेयांश की आवाज में एक कड़वा मजाक था। काव्या के पिता की मुट्ठियां भींच गई। किस हक से आए हो यहाँ? एक बेटी खा गए, अब दूसरी के लिए आए हो? रेयांश ने एक गहरी सांस ली और सोफे पर बड़े आराम से बैठ गया। उसने जेब से एक अंगूठी निकाली, एक बड़ा हीरा जो रोशनी में चमक रहा था। मैं यहाँ बहस करने नहीं, अपनी दुल्हन लेने आया हूँ। आपकी बेटी ने खुद मुझे बुलाया है। क्यों काव्या, सही कहा ना? काव्या ने कांपते हुए सिर हिलाया। उसके पिता ने चिल्लाकर कहा, मैं यह शादी कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बेटी को एक कातिल के हाथ में नहीं सौंपूंगा। रेयांश की आंखें अचानक ठंडी पड़ गई। वह उठा और काव्या के पिता के चेहरे के बिल्कुल करीब जाकर बोला, अगर मैं कातिल होता तो अब तक जेल में होता। कानून के पास मेरे खिलाफ सबूत नहीं थे और आपके पास मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अगर काव्या मुझसे शादी करना चाहती है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। रेयांश ने काव्या का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसके हाथ में अंगूठी पहना दी। अंगूठी का ठंडा स्पर्श काव्या की रूह तक सिहरन पैदा कर गया। रेयांश ने उसके कान में फुसफुसाया, मुबारक हो, तुम अब मेरी अमानत हो। कल शाम को शादी है, कोई तामझाम नहीं, बस तुम और मैं। अगले 24 घंटे काव्या के लिए किसी बुरे सपने जैसे थे। ना कोई ढोल नगाड़े थे, ना कोई सहनाई। काव्या ने लाल रंग का जोड़ा पहना था, लेकिन उसके चेहरे पर दुल्हन वाली लाली नहीं, बल्कि एक अजीब सा सफेदपन था। उसके माता पिता ने उससे बात करना बंद कर दिया था। पिता ने तो साफ कह दिया था, आज के बाद इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद है। शादी की रस्में एक छोटे से मंदिर में पूरी हुई। जब रेयांश ने काव्या की मांग में सिंदूर भरा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। विदाई के वक्त काव्या की मां ने उसे गले तक नहीं लगाया, बस दूर से रोती रही। काव्या रेयांश की कार में बैठी। गाड़ी जैसे ही शहर की रोशनी को पीछे छोड़ते हुए रेयांश के उस सुनसान और विशाल बंगले की ओर बढ़ी, काव्या का दिल डूबने लगा। वह बंगला शहर से दूर पहाड़ियों पर था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। बंगले के गेट पर पहुंचते ही रेयांश ने गाड़ी रोकी। उसने काव्या की तरफ मुड़कर देखा और उसकी ठुड्डी पकड़कर चेहरा अपनी तरफ घुमाया। इस घर में आने के बाद बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है काव्या, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। क्या तुम तैयार हो अपनी सुहाग रात की पहली सजा के लिए? काव्या की आंखों से एक आंसू टपक कर रेयांश के हाथ पर गिरा। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं आपकी पत्नी बनकर आई हूँ, कैदी बनकर नहीं। रेयांश हंसा, एक ऐसी हंसी जिससे काव्या की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मेरे लिए दोनों एक ही बात है। चलो, अंदर तुम्हारा इंतजार हो रहा है। काव्या ने जैसे ही बंगले के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि दीवारें उसे घूर रही है। और तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर लगी एक बड़ी तस्वीर पर पड़ी। वह उसकी बहन समीक्षा की तस्वीर थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक उदासी थी। रेयांश के उस विशाल बंगले के भारी दरवाजे काव्या के पीछे किसी जेल के फटक की तरह बंद हो गए। अंदर का माहौल अजीब था। ऊंची छतें, मध्यम रोशनी और चारों तरफ फैली एक रहस्यमयी खामोशी। रेयांश ने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे सीढ़ियों की ओर ले जाने लगा। काव्या की नजरें अभी भी सीढ़ियों के पास लगी अपनी बहन समीक्षा की उस बड़ी सी तस्वीर पर टिकी थी। तस्वीर में समीक्षा की मुस्कुराहट में एक अजीब सा दर्द था। काव्या को लगा जैसे उसकी बहन की आंखें उसे चेतावनी दे रही हो, भाग जाओ काव्या, यहाँ से भाग जाओ। दीदी की तस्वीर यहाँ क्यों लगी है? काव्या ने अपनी आवाज को संभालते हुए पूछा। रेयांश रुका। उसने तस्वीर की ओर देखा
और फिर काव्या की ओर मुड़कर एक सर्द मुस्कान दी, ताकि मुझे याद रहे कि इस घर में आने वाली लड़कियों का अंजाम क्या होता है। चलो। रेयांश उसे ऊपर के सबसे आखिरी कमरे में ले गया। यह उसका बेडरूम था। कमरा किसी आलीशान महल जैसा था, लेकिन वहां की हवा भारी थी। रेयांश ने दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। वह आवाज काव्या के दिल पर चोट की तरह लगी। रेयांश ने अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंका और अपनी शर्ट की आस्तीनें चढ़ाते हुए काव्या की ओर बढ़ने लगा। तो काव्या मल्होत्रा, आज तुम्हारी पहली रात है। मैंने सुना है तुम बहुत बहादुर हो। देखते हैं तुम्हारी बहादुरी मेरा पागलपन झेल पाती है या नहीं। काव्या पीछे हटने लगी, यहाँ तक कि उसकी पीठ ठंडी दीवार से जा लगी। रेयांश ने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए, काव्या को अपने बीच घेरते हुए। उसकी सांसें काव्या के चेहरे पर महसूस हो रही थी। डर रही हो? रेयांश ने फुसफुसाते हुए पूछा। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। तुम्हारी बहन भी ऐसे ही कांपती थी, लेकिन वह बहुत कमजोर निकली। काव्या ने हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में कहा, आप दीदी के बारे में ऐसे क्यों कह रहे हैं? लोग कहते हैं आपने उन्हें। मैंने उन्हें क्या? रेयांश ने उसका वाक्य बीच में ही काट दिया। उसकी आंखों में अचानक गुस्सा चमक उठा। मैंने उन्हें मार डाला? यही सुना है ना तुमने? तो फिर जानते हुए भी तुम इस कातिल के पास क्यों आई हो? क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है, या तुम भी मरकर अपनी बहन की तरह एक तस्वीर बनना चाहती हो? रेयांश ने अचानक काव्या की कलाई पकड़ी और उसे जोर से बेड की तरफ धकेल दिया। काव्या बेड पर गिरी और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। रेयांश उसके ऊपर झुक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा जुनून था। आज रात तुम्हें पता चलेगा कि रेयांश मल्होत्रा का साथ निभाना कितना महंगा पड़ता है, रेयांश ने कहा और पास की मेज से एक छोटी सी शीशी निकाली। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन रेयांश ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। श्श, शोर मत मचाओ। इस घर की दीवारें बहुत मोटी है, तुम्हारी आवाज बाहर नहीं जाएगी। रेयांश ने उस शीशी से कुछ निकाला और काव्या के गले के पास ले गया। काव्या ने डर के मारे अपनी आंखें मूंद ली। उसे लगा कि शायद यही उसका अंत है। उसे अपने माता पिता की बात याद आने लगी। क्या उसने वाकई एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी? तभी उसे अपने गले पर कुछ ठंडा महसूस हुआ, लेकिन वह कोई खंजर या सुई नहीं थी। जब उसने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि रेयांश उसके गले में एक अजीब सा पेंडेंट पहना रहा था। वह पेंडेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसा समीक्षा अक्सर पहनती थी। रेयांश पीछे हटा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, यह पेंडेंट तुम्हारी बहन का है। उसने अपनी आखिरी सांस तक इसे नहीं छोड़ा था। आज से यह तुम्हारा है, और इसके साथ वह राज भी, जो इस कमरे में दफन है। इतना कहकर रेयांश कमरे से बाहर निकल गया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। काव्या अकेली उस अंधेरे कमरे में बैठी रही। वह पेंडेंट उसके गले में किसी बोझ की तरह लग रहा था। अचानक उसे कमरे के किसी कोने से सुबकने की आवाज सुनाई दी। काव्या बुरी तरह डर गई। वह उठी और उस कोने की ओर बढ़ी। वहां एक छोटी सी अलमारी थी जो थोड़ी सी खुली थी। काव्या ने जैसे ही उसे खोला, उसके होश उड़ गए। अंदर समीक्षा की कुछ पुरानी डायरियां और कुछ फटी हुई तस्वीरें थी, जिन पर खून के धब्बे थे। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली के कड़कने की आवाज कमरे की खामोशी को चीर रही थी। काव्या का हाथ कांप रहा था जब उसने अलमारी के कोने से वह पुरानी धूल भरी डायरी निकाली। डायरी का कवर मखमली था, लेकिन उस पर जगह जगह गहरे भूरे रंग के धब्बे थे, जो देखने में सूखे हुए खून की तरह लग रहे थे। काव्या ने डरते डरते डायरी का पहला पन्ना पलटा। वह समीक्षा की ही लिखावट थी। 15 अगस्त,
आज मेरी शादी रेयांश से तय हो गई है। सब खुश हैं, लेकिन मेरी रूह कांप रही है। रेयांश जैसा दिखता है वैसा है नहीं। उसकी आंखों में एक ऐसी आग है जो मुझे भस्म कर देगी। काव्या की सांसें तेज होने लगी। उसने अगला पन्ना पलटा जो उनकी शादी के बाद का था। 20 सितंबर। आज हम अपनी हनीमून ट्रिप पर इस बंगले में आए हैं। रेयांश ने मुझे इस कमरे में बंद कर दिया है। वह कहता है कि मैं उसकी अमानत हूँ और उसकी इजाजत के बिना मैं सांस भी नहीं ले सकती। वह चीखता है, चिल्लाता है, और जब मैं रोती हूँ तो वह और भी क्रूर हो जाता है। काव्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या सच में रेयांश इतना बड़ा दरिंदा था? लेकिन तभी उसकी नजर डायरी के आखिरी पन्नों पर पड़ी, जहां लिखावट बदली हुई थी। अक्षर टेढ़े मेढ़े थे, जैसे किसी ने बहुत जल्दबाजी में लिखे हों। अक्टूबर 5। आज मुझे पता चला कि मैं इस घर से कभी जिंदा बाहर नहीं जा पाऊंगी। रेयांश को मेरा सच पता चल गया है। वह राज जिसे मैं छुपाना चाहती थी, उसने मुझे देख लिया है। अब वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। काव्या, अगर तुम कभी भी यह पढ़ो तो याद रखना, यहाँ कोई भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। भाग जाओ यहाँ से। डायरी का वह पन्ना आधा फटा हुआ था। काव्या का सिर चकराने लगा। समीक्षा दीदी का क्या सच था? रेयांश को क्या पता चल गया था? उसने खुद से सवाल किया। तभी उसे कमरे के बाहर भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई कमरे की ओर आ रहा था। काव्या ने फुर्ती से डायरी को वापस अलमारी में छुपाया और खुद बेड पर लेटकर सोने का नाटक करने लगी। दरवाजा खुला। रेयांश अंदर आया। कमरे में शराब की तीखी गंध फैल गई। वह लड़खड़ाते हुए काव्या के बेड के पास आया और बैठ गया। काव्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी, लेकिन वह रेयांश की भारी सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। मुझे पता है तुम जाग रही हो काव्या। रेयांश की आवाज पहले से भी ज्यादा भारी और ठंडी थी। काव्या ने धीरे से आंखें खोली। रेयांश के हाथ में एक कांच का टुकड़ा था, जिससे उसके अपने ही हाथ से खून बह रहा था। वह अपना ही खून काव्या के माथे पर लगे सिंदूर के पास लगाने लगा। तुम्हारी बहन ने मुझसे एक वादा किया था, जो उसने तोड़ दिया। रेयांश ने नशे में बुदबुदाते हुए कहा। क्या तुम भी वही करोगी? क्या तुम भी मुझे धोखा दोगी? काव्या ने हिम्मत दिखाई और उठकर बैठ गई। दीदी ने आपको क्या धोखा दिया था? आपने उनके साथ क्या किया रेयांश? सच बताइए। रेयांश ने अचानक काव्या का गला पकड़ लिया, लेकिन दबाया नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा और असहनीय दर्द था। सच, सच बहुत कड़वा होता है काव्या। उसे बर्दाश्त करने की ताकत है तुम में। तुम्हारी मासूम बहन जिसे तुम पूजती हो, वह इस घर में किसी और के लिए आई थी। इतना कहकर रेयांश अचानक बेड से उठा और कमरे का शीशा जोर से मुक्का मारकर तोड़ दिया। उसके हाथ से खून की धार बहने लगी, लेकिन उसे जैसे दर्द का एहसास ही नहीं था। वह बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया और फिर से दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। काव्या स्तब्ध रह गई। रेयांश की बातों का क्या मतलब था? समीक्षा दीदी किसी और के लिए आई थी? यह सोचकर काव्या का दिमाग फटने लगा। तभी उसकी नजर फर्श पर गिरे कांच के टुकड़ों के बीच पड़ी एक फोटो पर गई, जो शायद शीशा टूटने की वजह से फ्रेम के पीछे से निकलकर गिरी थी। काव्या ने वह फोटो उठाई। फोटो में समीक्षा थी, लेकिन उसके साथ रेयांश नहीं था। कोई और लड़का था, जिसे देखकर काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लड़का कोई और नहीं, बल्कि उनके घर का पुराना नौकर राजू था, जो समीक्षा की मौत के बाद से गायब था। काव्या के हाथ में वह पुरानी फोटो कांप रही थी। फोटो में उसकी बहन समीक्षा और उनके घर का पुराना वफादार नौकर राजू एक साथ थे।
समीक्षा के चेहरे पर वह खुशी थी जो उसने रेयांश के साथ कभी नहीं देखी थी। फोटो के पीछे छोटे अक्षरों में लिखा था, हमारा सपना, हमारी दुनिया। काव्या का दिमाग शून्य हो गया। क्या दीदी राजू से प्यार करती थी? लेकिन फिर उन्होंने रेयांश से शादी क्यों की? काव्या के मन में सवालों का बवंडर उठ रहा था। क्या रेयांश ने जबरदस्ती दीदी से शादी की थी, या फिर दीदी ने खुद को और राजू को बचाने के लिए यह समझौता किया था? तभी अचानक कमरे की बत्तियां जलने बुझने लगी। बाहर तेज गर्जना हुई और बिजली कड़कने से कमरे में रोशनी का एक तेज कौंधा हुआ। काव्या ने देखा कि कमरे के दरवाजे के नीचे से एक कागज का टुकड़ा अंदर खिसकाया गया है। काव्या झपट कर दरवाजे के पास पहुंची और उस कागज को उठाया। उस पर लिखा था, यहाँ सब तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। अगर सच जानना चाहती हो तो आज रात 2 बजे बंगले के पिछवाड़े वाले पुराने कुएं के पास आ जाओ, अकेले आना। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या उसे जाना चाहिए? यह कोई जाल भी हो सकता था, लेकिन रेयांश के साथ इस कमरे में बंद रहने से बेहतर उसे बाहर निकलना लगा। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। उसे ताज्जुब हुआ कि जो दरवाजा रेयांश ने बाहर से लॉक किया था वह अब खुला हुआ था। काव्या दबे पांव गलियारे से गुजरी। पूरे बंगले में अंधेरा था, बस दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स उसे घूरती हुई लग रही थी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी और पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। रात का सन्नाटा और बारिश की हल्की बूंदाबांदी काव्या के डर को और बढ़ा रही थी। वह धीरे धीरे पुराने कुएं की तरफ बढ़ी। वहां झाड़ियों के पीछे एक साया खड़ा था। कौन है वहां? काव्या ने हिम्मत जुटाकर पूछा। साया बाहर आया। वह एक बूढ़ा आदमी था जो कभी रेयांश के यहाँ माली का काम करता था। उसकी आंखें डरी हुई थी। बेटी, तुम यहाँ क्यों आई? यहाँ से भाग जाओ। रेयांश बाबू को जब पता चलेगा तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। काव्या ने उसे अपनी ओर खींचा। काका, मुझे सच बताइए, समीक्षा दीदी के साथ उस रात क्या हुआ था? क्या रेयांश ने उन्हें मारा? बूढ़े माली ने चारों तरफ देखा और फुसफुसाते हुए कहा, नहीं बेटी, रेयांश बाबू ने नहीं मारा। उन्होंने तो बल्कि सच छुपाने की कोशिश की। उस रात समीक्षा बिटिया भागने वाली थी राजू के साथ, लेकिन राजू कभी आया ही नहीं। उसे रास्ते में ही किसी ने, इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, एक तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। एक भारी आवाज गूंजी, तो यहाँ पंचायत जमी है। काव्या ने मुड़कर देखा। सामने रेयांश खड़ा था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और चेहरे पर वही खौफनाक शांति। माली डर के मारे वहां से भाग गया। रेयांश काव्या के करीब आया। मैंने मना किया था ना कि इस घर के राजों को मत खुरचो। अब जब तुम यहाँ तक आ ही गई हो तो चलो, आज तुम्हें उस रात का पूरा मंजर दिखाता हूँ। उसने काव्या का हाथ कसकर पकड़ा और उसे बंगले के बेसमेंट की ओर ले जाने लगा। बेसमेंट का दरवाजा भारी लोहे का था। रेयांश ने उसे खोला और काव्या को अंदर धकेल दिया। वहां जो नजारा था उसे देखकर काव्या की चीख निकल गई। बेसमेंट की दीवार पर दर्जनों तस्वीरें लगी थी और वो सारी तस्वीरें काव्या की थी, उसके बचपन से लेकर अब तक की। रेयांश सालों से उस पर नजर रख रहा था। रेयांश ने उसके गले का पेंडेंट खींचा और बोला, समीक्षा मेरी पत्नी जरूर थी, लेकिन मेरा मकसद हमेशा से तुम थी काव्या। समीक्षा तो बस एक जरिया थी तुम तक पहुंचने का। काव्या के होश उड़ गए। इसका मतलब आपने दीदी को मोहरा बनाया? आपने उनसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि आप मेरे करीब रह सके? रेयांश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सच तो अभी शुरू हुआ है छोटी लड़की, अब देखो असली खेल। बेसमेंट की ठंडी और सीलन भरी दीवारों के बीच काव्या अकेली खड़ी थी।
उसके सामने लगी उसकी अपनी ही सैकड़ों तस्वीरें उसे चिढ़ा रही थी। रेयांश उसे वहां छोड़कर जा चुका था, लेकिन उसकी बातें काव्या के कानों में गूंज रही थी। समीक्षा तो बस एक जरिया थी तुम तक पहुंचने का। काव्या ने कांपते हाथों से दीवार पर लगी अपनी एक तस्वीर को छुआ। वह फोटो उसके स्कूल के दिनों की थी। इसका मतलब रेयांश बरसों से मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन क्यों? काव्या ने खुद से सवाल किया। तभी उसकी नजर बेसमेंट के एक अंधेरे कोने में रखे एक पुराने संदूक पर पड़ी। उस संदूक पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन उस पर एक नाम खुदा हुआ था, समीक्षा। काव्या ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस संदूक का भारी ढक्कन खोला। अंदर समीक्षा के कुछ पुराने कपड़े और एक टेप रिकॉर्डर रखा था। काव्या ने जैसे ही उस रिकॉर्डर का प्ले बटन दबाया, कमरे में समीक्षा की कांपती हुई आवाज गूंज उठी। आज 5 अक्टूबर है। हमारी शादी को 10 दिन हो चुके हैं। रेयांश ने मुझे इस बंगले में कैद कर रखा है। उसे लगता है कि मैं राजू के साथ भाग जाऊंगी, लेकिन राजू कहाँ है मुझे नहीं पता। रेयांश कहता है कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं उसके उस मकसद की चाबी हूँ जिससे वह काव्या को पा सकता है। काव्या मेरी छोटी बहन, अगर तुम यह सुन रही हो तो भाग जाओ। रेयांश कोई इंसान नहीं है, वह एक परछाई है जो तुम्हें निगल जाएगी। वह मुझसे शादी इसलिए की ताकि वह हमारे घर का हिस्सा बन सके और कानूनी तौर पर तुम्हारा अभिभावक बन सके। उसने पापा को ब्लैकमेल किया है। तभी रिकॉर्डिंग में किसी के चिल्लाने और कांच टूटने की आवाज आई और टेप बंद हो गया। काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। पापा को ब्लैकमेल? इसका मतलब पापा ने मजबूरी में दीदी की शादी रेयांश से की थी। काव्या का सिर फटने लगा। उसे अब समझ आ रहा था कि उसके पिता ने उसे रेयांश से शादी करने से क्यों रोका था। वो रेयांश के असली चेहरे को जानते थे। तभी बेसमेंट की सीढ़ियों पर किसी के आने की आहट हुई। काव्या ने फुर्ती से रिकॉर्डर छुपाया और अंधेरे में दुबक गई। वह रेयांश नहीं था, वह वही बूढ़ा माली था जो कुएं के पास मिला था। उसके हाथ में एक चाबी का गुच्छा था। बेटी, जल्दी बाहर आओ। रेयांश बाबू शराब के नशे में धुत होकर सो गए हैं। यही मौका है भागने का। काव्या बाहर निकली और माली के पीछे पीछे बेसमेंट से बाहर आ गई, लेकिन वह घर से बाहर भागने के बजाय रेयांश के कमरे की ओर मुड़ी। बेटी, ये क्या कर रही हो? भागो यहाँ से, माली ने फुसफुसाते हुए कहा। काव्या की आंखों में अब डर नहीं, प्रतिशोध की आग थी। नहीं काका, भागने से सच नहीं बदलेगा। मुझे रेयांश की उस अलमारी की चाबी चाहिए जहां वह पापा के ब्लैकमेल वाले कागजात रखता है। काव्या दबे पांव रेयांश के कमरे में दाखिल हुई। रेयांश बेड पर बेसुध पड़ा था। कमरे में शराब की दुर्गंध फैली थी। काव्या ने उसकी पैंट की जेब से चाबियां निकाली और कोने में रखी तिजोरी की तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने तिजोरी खोली, उसके अंदर कुछ फाइलें और एक पुराना अखबार का टुकड़ा मिला। अखबार की हेडलाइन थी, 10 साल पहले हुए कार एक्सीडेंट में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, अकेला बचा बेटा। उस फोटो में एक छोटा लड़का रो रहा था। वह लड़का कोई और नहीं, रेयांश था। काव्या ने फाइल खोली। उसमें उसके पिता के दस्तखत किए हुए कुछ ब्लैंक चेक और एक जमीन के कागजात थे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली चीज थी एक मेडिकल रिपोर्ट्स। वह रिपोर्ट समीक्षा की थी और उसकी तारीख समीक्षा की मौत से ठीक 1 दिन पहले की थी। रिपोर्ट में लिखा था कि समीक्षा गर्भवती थी। काव्या की चीख निकलने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक हाथ ने उसका मुंह दबा लिया। रेयांश जाग चुका था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और वह मुस्कुरा रहा था। तो तुमने सारा सच जान लिया? रेयांश ने उसके कान में फुसफुसाया। लेकिन तुमने अभी तक वह सबसे बड़ा राज नहीं देखा, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन
उस रात इस दुनिया से चली गई। रेयांश ने काव्या को जोर से खींचा और कमरे की दीवार पर लगी समीक्षा की उस बड़ी तस्वीर के पास ले गया। उसने तस्वीर को एक तरफ हटाया, जिसके पीछे एक छोटा गुप्त दरवाजा था। चलो काव्या, अपनी दीदी से मिल लो, रेयांश ने उसे अंदर धक्का देते हुए कहा। जैसे ही रेयांश ने उस गुप्त दरवाजे के अंदर काव्या को धक्का दिया, काव्या के नथुनों से एक अजीब सी दवाइयों और सड़न की गंध टकराई। कमरा छोटा था और वहां सिर्फ एक धुंधला सा बल्ब जल रहा था। काव्या की नजर सामने पड़ी और उसके कलेजा मुंह को आ गया। वहां एक व्हील चेयर पर कोई बैठा था, जिसका चेहरा ढका हुआ था। दीदी, उसने कांपते हुए पुकारा। रेयांश पीछे से हंसा, एक ऐसी हंसी जो काव्या की रूह कपा दे। समीक्षा मर चुकी है काव्या, यह तो तुम जानती ही हो, लेकिन उसकी यादें, उन्हें मैंने मरने नहीं दिया। रेयांश ने आगे बढ़कर व्हील चेयर पर बैठे उस वजूद के चेहरे से कपड़ा हटाया। काव्या की चीख निकल गई। वह समीक्षा नहीं थी, बल्कि मोम से बना उसका एक पुतला था, जिसे बिल्कुल असली इंसान की तरह सजाया गया था। उसने वही कपड़े पहने थे जो समीक्षा ने अपनी मौत वाली रात पहने थे। तुम पागल हो गए हो रेयांश, यह सब क्या है? काव्या चिल्लाई। रेयांश ने पुतले के बालों को सहलाते हुए कहा, पागल मैं नहीं, तुम्हारा परिवार है। सब कहते हैं मैंने समीक्षा को मारा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उस रात क्या हुआ था? समीक्षा उस रात राजू के साथ भागने वाली थी। मैंने उसे रोका, उससे मिन्नतें की कि वह अपनी और अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रखे, लेकिन वह नहीं मानी। रेयांश की आंखों में अचानक आंसू आ गए। उसने मुझसे कहा कि वह राजू के बच्चे की मां बनने वाली है, वह बच्चा जो मल्होत्रा खानदान का वारिस कहलाने वाला था। मैं फिर भी उसे माफ करने को तैयार था, लेकिन समीक्षा ने खिड़की से छलांग लगा दी। उसने अपनी जान दे दी ताकि वह मेरे साथ ना रह सके। काव्या स्तब्ध रह गई। मेडिकल रिपोर्ट की सच्चाई अब उसके सामने थी। समीक्षा गर्भवती थी, लेकिन वह बच्चा रेयांश का नहीं था। तो आपने यह सब छुपाया क्यों? काव्या ने सिसकते हुए पूछा। आपने खुद पर कातिल का इल्जाम क्यों लिया? रेयांश ने काव्या की तरफ कदम बढ़ाया और उसे दीवार से लगा दिया। क्योंकि मैं तुम्हारे पिता से प्यार करता था, एक गुरु की तरह। अगर दुनिया को पता चलता कि उनकी लाडली बेटी एक नौकर के साथ भाग रही थी और उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, तो तुम्हारे पिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते, वह खुदकुशी कर लेते। मैंने उनकी इज्जत बचाने के लिए खुद को गुनहगार बना लिया। काव्या को लगा जैसे उसके चारों तरफ की दुनिया घूम रही हो। जिसे वह राक्षस समझ रही थी, वह असल में उसके परिवार की इज्जत की ढाल बना हुआ था। लेकिन फिर वह तस्वीरें, वह पीछा करना, और मेरी वो तस्वीरें, आपने मेरा पीछा क्यों किया? काव्या ने पूछा। रेयांश का चेहरा फिर से सख्त हो गया। क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हारे अंदर भी तुम्हारी बहन वाला खून है। मुझे डर था कि तुम भी किसी गलत इंसान के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर लो। मैंने तुम्हारी रक्षा करने की कसम खाई थी काव्या, लेकिन देखते ही देखते वह रक्षा कब जुनून में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। काव्या ने रेयांश की आंखों में देखा। वहां नफरत नहीं, बल्कि एक डरावनी हद तक गहरा प्यार और अधिकार की भावना थी। तभी नीचे से जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। पुलिस, दरवाजा खोलो। रेयांश मल्होत्रा, हमें खबर मिली है कि तुमने एक और लड़की को कैद कर रखा है। काव्या के पिता पुलिस लेकर पहुंच चुके थे। रेयांश ने काव्या का हाथ पकड़ा और उसे एक छोटी खिड़की की तरफ ले गया। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं काव्या, या तो नीचे जाओ और अपने पिता के साथ अपनी आजाद जिंदगी जियो, या फिर इस राक्षस का साथ दो
जिसने तुम्हारे परिवार के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। पुलिस ने नीचे का दरवाजा तोड़ दिया। सीढ़ियों पर भारी जूतों की आवाज गूंज रही थी। रेयांश ने एक पिस्तौल निकाली और काव्या के हाथ में थमा दी। फैसला तुम्हारा है, या तो मुझे गोली मार दो और दुनिया की नजर में हीरो बन जाओ, या फिर मेरे साथ चलो। पुलिस के जूते की धमक अब बेसमेंट की सीढ़ियों तक पहुंच चुकी थी। काव्या के हाथ में रेयांश की दी हुई ठंडी पिस्तौल थी और सामने वह इंसान जिसे दुनिया कातिल मानती थी, लेकिन जो उसके परिवार की इज्जत का रखवाला निकला। काव्या, बेटा कहाँ हो तुम? उसके पिता की आवाज में घबराहट और गुस्सा साफ झलक रहा था। रेयांश खामोश खड़ा था। उसकी आंखें काव्या पर टिकी थी। उसने खुद एक शब्द भी नहीं कहा, बस अपनी छाती काव्या की पिस्तौल के सामने तान दी। काव्या का दिमाग सुन्न था। एक तरफ उसका परिवार था जो उसे इस राक्षस से बचाना चाहता था, और दूसरी तरफ वह कड़वा सच था जो उसने अभी अभी जाना था। तभी पुलिस कमरे के अंदर दाखिल हुई। इंस्पेक्टर ने रेयांश पर बंदूक तानी। मल्होत्रा, अपने हाथ ऊपर करो और इस लड़की को छोड़ दो। काव्या के पिता दौड़कर आगे आए। बेटा डरो मत, हम आ गए हैं। इस दरिंदे ने तुझे चोट तो नहीं पहुंचाई? काव्या ने रेयांश की ओर देखा। रेयांश की आंखों में हार मान लेने वाला भाव था। उसने मान लिया था कि काव्या उसे छोड़ देगी, लेकिन तभी काव्या ने कुछ ऐसा किया जिसने सबके होश उड़ा दिए। काव्या ने पिस्तौल नीचे की और अपने पिता के सामने जाकर खड़ी हो गई। पापा, रुक जाइए। रेयांश ने मुझे कैद नहीं किया है। मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ। उसके पिता सन्न रह गए। तुम क्या कह रही हो काव्या? इसने तुम्हारी बहन को मार डाला। ये तुम्हें भी खत्म कर देगा। नहीं पापा, काव्या चिल्लाई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दीदी को इन्होंने नहीं मारा। दीदी राजू के साथ भागना चाहती थी और उन्होंने खुदकुशी की थी। रेयांश ने तो आपकी और दीदी की इज्जत बचाने के लिए पूरी दुनिया की नफरत अपने सिर ले ली। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं उस इंसान को जेल भेज दूं जिसने हमारे परिवार के लिए अपनी जिंदगी नर्क बना ली? पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। काव्या के पिता के हाथों से लाठी छूट गई। उन्हें याद आया कि उस रात समीक्षा ने उनसे भी बहस की थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। पुलिस को भी पीछे हटना पड़ा क्योंकि कोई जुर्म साबित नहीं हो रहा था। काव्या के पिता ने रेयांश की ओर देखा। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। वे बिना कुछ कहे सिर झुकाकर वहां से चले गए। पुलिस भी उनके पीछे चली गई। बंगला फिर से खामोश हो गया था। रेयांश अभी भी वहीं खड़ा था, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि काव्या ने उसे बचा लिया है। काव्या उसके करीब गई और उसके जख्मी हाथ को अपने हाथों में ले लिया। आपने इतना बड़ा बोझ अकेले क्यों उठाया? क्यों दुनिया को सच नहीं बताया? रेयांश ने काव्या की आंखों में देखा। इस बार उसका जुनून कम और दर्द ज्यादा था। सच बता देता तो तुम्हारे पिता मर जाते काव्या, और मैं तुम्हें टूटने नहीं देख सकता था। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक जरिया नहीं थी, तुम मेरी जिंदगी का मकसद बन गई थी। काव्या ने धीमी आवाज में पूछा, और वो तस्वीरें, वो पीछा करना, क्या वो भी प्यार था? रेयांश थोड़ा मुस्कुराया, एक सच्ची मुस्कान। वो मेरा डर था काव्या। मुझे लगा कि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बचेगी। मैं जानता हूँ कि मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरा इरादा कभी तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं था। काव्या ने रेयांश के सीने पर अपना सिर रख दिया। दीदी का राज हमेशा इस बंगले में दफन रहेगा। दुनिया उन्हें एक बेकसूर पत्नी और आपको एक जालिम पति के रूप में ही याद रखेगी, लेकिन मैं आपको उस इंसान के रूप में जानती हूँ जिसने प्यार की खातिर खुद को मिटा दिया। रेयांश ने काव्या को अपनी बाहों में भर लिया। तो क्या तुम इस पागल के साथ रह पाओगी? यहाँ कोई तामझाम नहीं है।
बस ये अंधेरा बंगला और मेरी तन्हाई है। काव्या ने सिर उठाकर उसकी आंखों में देखा और कहा, जहां आप होंगे वही मेरी दुनिया होगी। आपने मेरा परिवार बचाया, अब मैं आपकी रूह को सुकून दूंगी। कहानी के अंत में काव्या और रेयांश ने उस पुराने बंगले को नई रोशनी से भर दिया। समीक्षा की वह दुखद तस्वीर हटाकर वहां एक खिड़की बना दी गई, जहां से ताजा हवा और सूरज की रोशनी आती थी। दुनिया के लिए रेयांश आज भी वही रहस्यमयी और सख्त आदमी था, लेकिन काव्या के लिए वह उसका रक्षक और उसकी पूरी जिंदगी बन चुका था। उन दोनों का यह राज हमेशा के लिए दफन रहा कि उस खौफनाक रात की असलियत क्या थी। और इसी तरह नफरत की बुनियाद पर शुरू हुई यह कहानी एक अटूट और रूहानी मोहब्बत पर जाकर खत्म हुई। तो दोस्तों, यह थी काव्या और रेयांश की कहानी। क्या काव्या का फैसला सही था? क्या रेयांश को माफ किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले कहानी में।